हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से। इधर वैशाली कमरे में कपड़ों के वार्डरोब में एडजस्ट कर रही थी जब अमृत कमरे में आ दरवाज़ा बंद कर देता है और अपना बैग सोफे पर रखने के बाद वार्डरोब के पास जाकर वैशाली से कहता है, टॉवल निकाल कर दे दो। वैशाली अमृत की बात पर साइड होते हुए, हम तो कामचोर हैं, खुद कर लो। वैशाली की बात सुन अमृत एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद टॉवल निकालते हुए बोला, वो छोटी बच्चे हैं। वही हम कह रहे हैं कि वो छोटी बच्ची है, उसकी इच्छा है कि हर चीज़ उसको नहीं दे सकते, इसलिए तुम ज़्यादा उसका साथ मत दिया करो। वैशाली ने अमृत की बात पर कहा, जिसे सुनकर अमृत वैशाली की तरफ देखते हैं, वैशाली अगर वो खाना चाहती है तो देने में क्या बुराई है। बाद में पेट में दर्द होगा तो काहे कि नूडल जरूर से ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैशाली ने अमृत की बात पर कहा। ये सुनकर अमृत अपना सिर हिलाकर, ठीक है, आइंदा से ध्यान रखूंगा, अब गुस्सा छोड़ो। वैशाली अमृत की बात पर बिना उसकी बात का कोई जवाब दे वहाँ से जाने लगी, जिसे देख अमृत वैशाली के नज़दीक आकर उसे वार्डरोब के अंदर पुश करते हुए बोला, इग्नोर क्यों कर रही हो। अमृत की बात पर वैशाली उसे घूरते हुए, काहे कि हमको तुमसे बात नहीं करनी। ये सुनकर अमृत वैशाली के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा नीचे झुक उसके होठों पर चूमने के लिए आगे बढ़ता है। उससे पहले ही वैशाली एक घुसा अमृत के पेट पर चढ़ गई। अचानक वैशाली के घुसा करने पर अमृत 2 कदम पीछे होकर अपने पेट को कवर करते हुए दर्द में वैशाली की तरफ देखते हुए, आह कितनी जुल्मी हो यार तुम मुझे। जिसे सुनकर वैशाली टॉवल निकालकर अमृत के कंधे पर रख, जाकर नहाओ और अपने दिमाग को भी अच्छे से धो लेना, बड़का आया रोमांस करने वाला। अमृत वैशाली की बात सुन खड़ा हो उसे घूरते हुए, अगर मैं नाराज हो गया ना, हम तुमको नहीं मानेंगे, काहे कि तुम खुदे मान जाओगे, एक लात मुंह में घुसेड़ देंगे। वैशाली ने अमृत के बात के बीच में काट उसे धमका दिया। ये सुनकर अमृत पाउट बनाते हुए वैशाली के पास आकर, वैशाली इतना गुस्सा मत किया करो ना हम पर, काहे कि हम तो तुम्हारे अच्छे पति हैं ना। अमृत की बात सुन वैशाली उसे घूरते हुए, हमारी नकल कर रहे हो तुम, नहीं हम तुम्हारी नकल काहे करेंगे, हम तो बस तुमसे प्यार जताना चाहते हैं। अमृत ने वैशाली के सामने खड़े हो उसके कंधे पर अपनी बाहें रखते हुए, जिसे देखकर वैशाली अमृत को कॉलर से पकड़कर पंजों के बल खड़ी हो उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, जिसे देखकर अमृत मुस्कुराते उसके कमर को पकड़कर उसका साथ देने के बाद उसे बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहता है, मुझे तो पता था मेरी क्यूटनेस के आगे तुम कभी जीत ही नहीं सकते। ये सुनकर वैशाली अमृत से अलग होने लगी, जिसे देख अमृत वैशाली के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबाते, देरी हो चुकी है, नाउ लेट्स एंजॉय मेरी प्यारी गुंडी। इतना कहकर अमृत वैशाली के कंधों पर किस करते हुए उसके ब्लाउज के उसके कंधे से सरका देता है। धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद वैशाली और अमृत एक दूसरे के बाहों में भरे लेटे हुए, वैशाली अमृत के सीने में सिर रखे लेटी हुई थी और अमृत वैशाली के सिर को सहला रहा। अमृत वैशाली के सिर को सहलाते हुए अचानक बोला, वैशाली क्या हमें एक और बच्चा लेना चाहिए। ये सुनकर वैशाली सिर उठाकर अमृत की तरफ देखते, अगर हम लोग अलग होते तो समझ आता, काहे कि हमारे बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए एक भाई या बहन की जरूरत, लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई है उसे पीटती है वो, तो सोचो सगे भाई या बहन को कैसे पटेगी। अमृत वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, ये बात भी सही है, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है अभी मैं समृद्धि तुम्हारी तरह लगती है, मतलब उसका गुस्सा, उसकी बात सब तुम्हारी तरह, मेरे जैसा कुछ नहीं है उसमें। ये सुनकर वैशाली मुस्कुराते हुए, अमृत से एक चीज़ है तुम्हारी तरह। अमृत सिर झुकाकर वैशाली की तरफ देखते रहे, क्या तुम और समृद्धि दोनों हमारी मार बर्दाश्त कर सकते हो। एकदम एक जैसा है, वैशाली ने हंसते हुए, जिसे सुनकर अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, डरता नहीं हूँ मैं तुमसे, वो तो हर वक्त तुमसे बहस करने में जो मज़ा नहीं आता इसलिए तुम्हारी बातें मान लेता हूँ। अचानक वैशाली उठकर बैठ अमृत की तरफ देखते हुए बोले, हमको विप्लव ने एक वेबसाइट भेजा था जिसमें हम ऑनलाइन म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे हम सीखेंगे धीरे धीरे हम ऑनलाइन बच्चों को सिखा भी सकते हैं, जिससे हमको कुछ इनकम मिल जाएगा। वैशाली की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम कर लो। वैशाली अमृत की बात पर अपना सिर हिलाते, हमारे पास पूरा टाइम है, अभी फ़िलहाल के लिए हम सिखाएंगे बाद में, काहे कि तब तक तुम्हारी बेटी को हम स्कूल भेज देंगे। अमृत अपना सिर हिलाकर वैशाली को अपनी बाहों में उठाते हुए, चलो शावर लेते हैं, तुम्हें स्टिकी से महसूस नहीं हो रहा। वैशाली अमृत के बात पर से घूरते बोले, शावर लेंगे या फिर से। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, नहीं यार, हर वक्त यही करता रहूँगा क्या, मेरे पास और भी काम होते हैं। इतना कहकर अमृत वैशाली को लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
इधर रात के मालाबार हिल्स में रात हो चुकी थी और सोनाली आज जल्दी सो गई थी, जिस कारण आरती और राघव लिविंग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। बाहर ठंड थी, इसलिए हर तरफ खिड़की दरवाज़ा बंद करे वो लोग हीटर जलाकर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। जब आरती का फ़ोन बजने लगता है और आरती देखती उसे राघव की मॉम शालिनी जी कॉल कर रही है, जिसे देखते हुए आरती कॉल अटेंड करके बोली, हेलो माँ। आरती के बाद पर राघव उसकी तरफ देखकर आंखों से इशारा करते हुए बोला, कौन है। आरती घूरकर राघव की तरफ देखने के बाद फ़ोन में बोली, माँ आपका बेटा पूछ रहा है कौन है। जिसे सुनकर राघव घूरकर आरती की तरफ देखते हुए बोला, चुगलखोर औरत। आरती मुंह बना लेती है और फ़ोन स्पीकर पर रखती है, तो दूसरी तरफ से शालिनी जी राघव को डांटते हुए बोली, वहाँ जाकर अपनी माँ को भूल गया नालायक लड़का। राघव शालिनी जी की डांट सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, आपको कैसे भूल सकता हूँ माँ। वो आरती ने अचानक माँ कहा, इसलिए मुझे अजीब लगा। एडरवाइज मुझे पता था कि आपको ही कॉल होगा, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। शालिनी जी राघव की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोली, बच्चे पैदा करने की उम्र में मस्ती कर रहा है। शालिनी जी की बात पर राघव की नज़र आरती की तरफ देखने के बाद बोला, मेरी बेबी भी बहुत छोटी है, कम से कम 21 साल तक होने दीजिए। आरती राघव की बात पर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद चुपचाप बादाम खाते हुए टीवी देखने लगती है, जिस पर शालिनी जी राघव से कहती है, क्या आरती ने कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। राघव शालिनी जी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, उसके पास ऑलरेडी एक बच्चा और कितने बच्चे संभालने के लिए कह रही हो आप। शालिनी जी राघव की बात पर थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, मैं सलोनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे और आरती के बच्चे की बात कर रही हूँ। जिसे सुनकर राघव कुछ पल चुप रखकर बोला, माँ सलोनी भी तो हमारी ही बच्ची है ना, तो आप हर बार ऐसा क्यों कहती हैं। शालिनी जी राघव की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए बोली, मुझे और कोई बहस नहीं करनी, लेकिन मुझे अपना पोता या पोती देखनी है, तो अब ये तुम कैसे करोगे, तुम्हारे ऊपर है। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर शालिनी जी कॉल कट कर देती हैं। शालिनी जी के कॉल कट करने के बाद राघव फ़ोन को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए आरती से बोला, उनकी बात को ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर आरती राघव की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सोनाली भी कह रही थी कि उसे अपने साथ खेलने के लिए कुछ चाहिए। आरती के बाद पर राघव उसे घूरते हुए बोला, इतनी सी नहीं हो, तुम्हें बच्चे चाहिए, पहले खुद को संभालना सीख लो। राघव के बाद पर आरती सोफे से खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ रख कर बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको संभाल सकती हूँ और आप बच्चे की बात करते हो। राघव आरती के बाद पर एक गहरी सांस भरते हुए बोला, आरती राघव को इग्नोर कर कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मुझे बात नहीं करनी। राघव उसे हताश भरी नज़रों से जाता हुआ देखने के बाद टीवी बंद करके कमरे में आता है, तो देखता है सलोनी वहाँ नहीं सोई हुई थी। सलोनी को कमरे में ना देखकर राघव कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर आरती की तरफ आते हुए बोला, आरती जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी राघव के बात पर बोली, सलोनी अपने कमरे में है और उसने कहा कि अब वो वहीं पर सोएगी। जिसे सुनकर राघव आकर उसके बगल में लेट जाकर और अपने सिर के पीछे अपना हाथ रखकर कहता है, मतलब तुम चाहती हो कि हम अपने रिश्ते के आगे बढ़ाएं। आरती राघव की बात पर करवट बदलकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती। आरती के अचानक सवाल पर राघव उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोले, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मुझे सुंदर नहीं लगती, और तुम्हारी मर्जी के बगैर अगर कुछ करूँगा तो तुम बाद में मुझे ताने मारोगी। जिस पर आरती अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं ताने नहीं मारूंगी, पक्का नहीं मारूंगी। आरती के हाथ सुनकर राघव हल्का सा सरक कर उसके पास आ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहती हो। राघव के बार बार पूछने पर आरती थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ क्या कि जी हाँ पतिदेव, मैं चाहती हूँ कि हमारी सुहागरात हो जाए। आरती को चिढ़ता हुआ देख राघव अपना सिर हिलाते हुए, अच्छा ठीक है, चिढ़ना बंद करो। अवस्थी कंपनी में इन एक महीनों में सुधांशु को अपनी उम्मीद से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल चुके थे, क्योंकि मृत्युंजय ने अपने मॉल, ट्रांसपोर्ट और हर ब्रांच में सुधांशु को नए बिजनेस की एडवाइजमेंट कर रखी थी, जिस कारण सुधांशु को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। बाहर जो मृत्युंजय के बिजनेस पार्टनर्स के माल और फूड से रिलेटेड बिजनेस थे, वो सब सुधांशु के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि सुधांशु ने अपने फादर की पुरानी वाली सारी रेसिपीज़ को नई जनरेशन में के अकॉर्डिंग डेवलप किया था, जिसमें उसकी हेल्प उसके फैमिली फ्रेंड अरविंद और आरती ने भी हेल्प की थी,
क्योंकि गांव और शहर के खाने में हल्का फ़र्क होता है। सभी लोग अभी अपने अपने घर जा चुके थे क्योंकि साल की आखिरी रात थी, इसलिए सुधांशु ने सब लोगों को जल्दी ही छुट्टी दे दी थी। सुधांशु के ऑफिस में 50 एम्प्लॉय काम करते थे और बाकी सब उसकी फैक्ट्री में थे। सुधांशु अपने कैबिन में बैठा अभी भी काम कर रहा था जब उसने फ़ोन पर रिंगटोन बजने लगी। उसने देखा उसे शेखर जी कॉल कर रहे थे। कॉल देखकर सुधांशु कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन स्पीकर पर रखकर बोला, हेलो। हाँ पापा। दूसरी तरफ से शेखर जी सुधांशु की बात पर बोले, सिद्ध, रात काफ़ी हो गई है, साल का आखिरी दिन है, बेटा आ जाओ। जिसे सुनकर सुधांशु एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद बोला, पापा मुझे आने में थोड़ी देर और लग जाएगी क्योंकि मैं इस महीने के शेयर्स का प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। आप लोग डिनर करके सो जाइए, मैं आकर खाना खा लूँगा। सुधांशु की बात पर शेखर जी इस बार थोड़े सख्ती से बोले, आधे घंटे के अंदर घर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। इतना का करो, कॉल कट कर देते हैं। सुधांशु हताश भरी नज़रों से फ़ोन की तरफ देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, इतनी जिद्दी क्यों है, ये बात ही नहीं सुनते मेरा। इतना कहते हुए सुधांशु अपना लैपटॉप उठाकर बैग में रख देता है और अपने केबिन से निकल कर घर के लिए अपनी बाइक में ही निकल जाता है। सुधांशु जब ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचता है तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे देख सुधांशु अपने कान में लगे ब्लूटूथ का बटन प्रेस करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से ध्रुवी की आवाज़ आती है, शो क्या कर रहे हो। ध्रुवी की बात पर सुधांशु अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, पूरा अब उनके पर परा अब उनके उड़ा रहा हूँ आसमान में। जिसे सुनकर ध्रुवी छोटा सा मुंह बनाकर बोली, सिंपल से क्वेश्चन पूछ रही हो तो सिंपल से जवाब दो ना, क्या कर रहे हो। सुधांशु अपने बाइक की रफ्तार हल्की धीमी कर मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब तुम घर में नहीं हो, ध्रुवी ने कहा। जिसे सुन सुधांशु अपने सिर हिलाते हुए, हाँ अभी जस्ट ऑफिस से निकला हूँ, वो भी पापा के कॉल किया था। ध्रुवी सुधांशु के बात पर कुछ पल चुप रहकर बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर ध्रुवी कॉल कट कर देती है। सुधांशु ध्रुवी को कॉल कट करने पर अपनी गाड़ी साइड में लगा फ़ोन पॉकेट से निकाल ध्रुवी के नंबर की तरफ देखते हुए बोला, अब इसे कौन सी बीमारी आई है। इतना सोचते हुए सुधांशु रिटर्न ध्रुवी को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बिजी बता रहा था। जिसे देख सुधांशु खुद से बोला, अब ये किसके साथ बिजी हो गई। इतना सोचते हुए सुधांशु एक आह भर कर फिर से अपनी बाइक स्टार्ट कर घर के लिए तरफ भगा देता है। कुछ देर बाद सुधांशु अपनी बाइक लाकर पार्किंग करता है, फिर जाकर घर की डोरबेल बजाता है। सुधांशु की डोरबेल बजाने पर नीरू आकर दरवाज़ा खोलते, बहुत जल्दी आ गए महाशय। जिसे सुनकर सुधांशु थकावट में अपना ही हेलमेट नीरू के हाथ में दे बैग लेकर अंदर बैग सोफे पर रखने लगा। जिसे देख नीरू बोले, ओह राजा साहब, अपनी आलसीपंती यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, कमरे में जाओ, फ्रेश होकर चुपचाप वापस आओ। नीरू के बाद पर सुधांशु छोटा सा मुँह बनाकर अपने पैर पटक, मेरे इस घर में कोई इज्जत है ही नहीं, कितना भी काम करूं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं दीदी के घर चला जाता। नीरू सुधांशु की बात पर कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, चलो जाओ, नाक में रोने से कुछ नहीं होता, हमने भी अपने समय में इतना ही काम किया था बेटा, अब तुम्हारी बारी है। सुधांशु नीरू की बात सुन मुँह बनाते हुए कमरे की तरफ चला जाता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आता है तो डाइनिंग टेबल पर उसके पसंद की सारी डिश रखी हुई थी। सारी डिश को देखते हुए सुधांशु प्यार से नीरू के गाल पर किस करके बोला, अब दुनिया की बेस्ट मदर हूँ। शेखर जी किचन से बाहर आते हुए, मैं भी मदद की है तो अकेले मॉम कैसे बेस्ट हो गए, क्या पापा का इसमें कोई योगदान नहीं था। शेखर जी की बात सुन सुधांशु मुस्कुराते हुए, आपका 100% योगदान है पापा मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, इसलिए आप निराश मत होइए। ये सुनकर नीरू शेखर जी को सुधांशु को आंखें दिखाते हुए, चुप कर बेशर्म, चल डिनर कर, रात काफ़ी हो गई है। सुधांशु नीरू के डांट पर चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। सुधांशु उठने लगता है, जिस पर नीरू उसे हाथ से दिखाकर बैठे रहने का इशारा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ, जिसे देख नीरू कंफ्यूज होते हुए बोली, जी बेटा। डिलीवरी बॉय एक पार्सल नीरू के हाथ में देते हुए, ये हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर आया है। डिलीवरी बॉय के बात पर नीरू कंफ्यूज हो जाती है। जब सुधांशु वहां आकर डिलीवरी बॉय से कहते हैं, क्या है। डिलीवरी बॉय सुधांशु को देख उसे पार्सल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट इस घर के एड्रेस के नाम पर आया है। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। ये सुनकर डिलीवरी बॉय एड्रेस की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन एड्रेस तो यहीं का दिया है। सुधांशु एक नज़र एड्रेस की तरफ देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, लेकिन हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, शायद गलती से आ गया है, आप इसे ले जाइए। तभी सुधांशु का फ़ोन बजने लगता है। सुधांशु देखता है उसे ध्रुवी कॉल कर रही थी। ध्रुवी को कॉल कर देख सुधांशु कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से ध्रुवी बोली, हैप्पी न्यू ईयर, मिठाई भिजवाई है मैंने। जिसे सुनकर सुधांशु थोड़ा चिढ़ते बोला, तुम पहले फ़ोन करके कुछ क्यों नहीं बताती, आ चुका है डिलीवरी वाला, इडियट।
सुधांशु के बात पर ध्रुवी मुंह बनाते हुए, तुम तो हमेशा मुझे बच्ची समझकर डांटते रहते हो। सुधांशु ध्रुवी के बात पर कभी ना कोई जवाब दिए डिलीवरी बॉय को तरफ देखते हुए बोला, पेमेंट हो चुका है या फिर नहीं सर, ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया, जिसे सुन सुधांशु अपना सिर हिला अपना आगे बढ़ाते हुए बोला, दीजिए। डिलीवरी बॉय गहरी नज़र से सुधांशु की तरफ देखने के बाद उसके हाथ में पार्सल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। डिलीवरी बॉय के जाने के बाद सुधांशु पार्सल नीरू के हाथ में देते हुए बोला, मैं ध्रुवी से बात करके आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु घर से बाहर चला जाता है और ध्रुवी से कहता है, दोबारा अगर कुछ भी भेजना हुआ ना तो पहले कॉल कर लेना, हर वक्त हार्ट अटैक देने की ज़रूरत नहीं है। सुधांशु के बात पर ध्रुवी मुंह बनाते हुए, तुम ना पहले प्यार से भरे बोल ना सीख लो। सुधांशु ध्रुवी के बात पर सुनकर, हाँ, मिठास तो सिर्फ तुम्हारी जुबान में भरी है, हम तो जहर उगलते हैं, बिल्कुल मेरे जीजा की तरह। कभी कभी ये कभी कभी क्या होता है, तुम सोचते ही मेरे बारे में वही हो, क्योंकि तुम्हें तो भाई से लड़ने में मज़ा आता है। ध्रुवी ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु कुछ कहता उससे पहले ही एक डिलीवरी मैन सुधांशु के सामने अपनी स्कूटी रोकते हुए बोला, सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई, ये आपका नाम पर पार्सल आया था। सुधांशु डिलीवरी बॉय की बात पर कंफ्यूज होते बोला, अब इसे किसने भेजा है? डिलीवरी बॉय सुधांशु की बात सुन एक नज़र पार्सल की तरफ देखने के बाद बोला, ध्रुवी सारंग के नाम से ऑर्डर आया था हमें। यह सुनकर सुधांशु फोन में ध्रुवी से बोला, तुमने फिर से कुछ भेजा है क्या? ध्रुवी सुधांशु की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं तो मैंने सिर्फ एक ही भेजा था, ये किसने भेजा है मेरे नाम से? जिसे सुधांशु डिलीवरी बॉय की तरफ देखते बोला, हाँ दीजिए। डिलीवरी बॉय पार्सल एक सुधांशु के हाथ में देकर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सर, दोबारा फिर कांटेक्ट कीजिएगा। सुधांशु डिलीवरी बॉय के बात पर अपना सिर हिला देता है तो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। सुधांशु उसके जाने के बाद पार्सल को खोलते हुए ध्रुवी से बोला, इसके अंदर तो मिठाई है, तो पहले वाली पार्सल किसने भेजी थी? सुधांशु के इतना कहते उसके घर से एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। सुधांशु जो कि थोड़ी दूरी पर आ चुका था, अचानक ब्लास्ट होने के कारण आवाज़ सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। आसपास पूरी तरीके से धुआं भर चुका था और आग की लपेटें घर में फैली हुई, जिसे देखते हुए सुधांशु अपना फ़ोन वहीं छोड़ भागते हुए उसी तरफ जाता है तो एक और फिर जोर से धमाका होता है। मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घर से निकलकर भागने लगते हैं। ये देखते हुए सुधांशु डर में चीखते हुए बोला, मम्मी पापा। ये कहते हुए सुधांशु अंदर जाने लगता है, जिस पर उसके मोहल्ले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, अंदर आग लगी है। सुधांशु उन लोगों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, अंदर मेरे मम्मी पापा हैं, छोड़िए मुझे। ये कहते हुए सुधांशु उन लोगों को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते। तभी अंदर से गैस ब्लास्ट होती है, जिसके साथ ही घर की आग और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।